नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता कहने दो उन्हें जो ये कहते हैं। ये कविता का भाग 2 है। भाग 1 मैं पहले करवा चुकी हूँ, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो वहाँ से कर सकते हैं। आइए आज देखते हैं कहने दो उन्हें जो ये कहते हैं। इस भाग 2 में कवि किन को कहने की बात करते हैं? समाज के कहने की बात करते हैं। कवि यहाँ पर अपने मन के भावों को अभिव्यक्त करते हुए कहते हैं कि सफलता से नहीं, बल्कि सफलता प्राप्ति के लिए जो मानव का नैतिक पतन है, जो उसकी पहचान है, उसके खो जाने का डर लगता है। ऐसे में अगर कवि को सफलता नहीं मिली, इस बात का उनको कोई अफसोस नहीं है। जो लोग उनके बारे में तरह तरह की बातें करते हैं, उनको कहने दो। इस बात से कवि बेखबर रहना चाहते हैं, बेपरवाह रहना चाहते हैं। तो यहाँ पर क्या कहते हैं? मुझको डर लगता है, मैं भी तो सफलता के चंद्र की छाया में घुघू या सियार या भूत नहीं कहीं बन जाऊं। उनको डर लगता है, आशंका होती है। उनको किसको? यहाँ पर उनको से अभिप्राय क्या है? समाज को। समाज के जो लोग हैं, समाज को भी डर है, आशंका है कि मैं ऐसा ना हो जाऊं। पहले जो चंद्र छाया या पूर्णमासी की चांदनी की बात कर रहे थे पहले भाग 1 में, उसमें सफलता की बात चल रही थी कि चारों ओर चांदनी फैली है। किसकी चांदनी है? सफलता रूपी वो चांदनी फैली है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि प्रतीकात्मकता का प्रयोग कवि कर रहे हैं, तो वो क्या कहते हैं कि मुझको डर लगता है कि मैं भी कहीं इस सफलता की चंद्र छाया में, सफलता की चकाचौंध में, चांदनी में कहीं घुघू। घुघू से अभिप्राय यहाँ पर क्या है? जो ना बोल सके, जो चुप रहे। सियार, सियार यहाँ किसका प्रतीक है? चालाकी या अवसरवादिता का। चालाकी या अवसरवादिता का प्रतीक है, यानी स्वार्थी, चालाक और नैतिकता से गिरा हुआ क्या है? यहाँ सियार उसका प्रतीक है। भूत से अभिप्राय क्या है? भूत यहाँ किसका प्रतीक है? भूत प्रतीक है अपनी असली पहचान खो देने का। ऐसा माना जाता है कि जो भूत है वो क्या है? मानव की मृत्यु हो गई, उसकी पहचान गुम हो गई और उसने किसका रूप ले लिया? भूत का रूप ले लिया। यानी जो अंदर से खोखला है, खाली है, जो केवल एक डर है या अफवाह के रूप में विराजमान है। तो यहाँ पर कवि को ये डर है, आशंका है। इन प्रतीकों के माध्यम से उन्होंने अपने डर की अभिव्यक्ति की है कि कहीं वो भी घुघू यानी मूर्ख ना बन जाए, ना बोलने वाला बन जाए, या सियार की तरह चालाकी ना सीख जाए, या भूत की तरह कहीं कोई उसकी जो पहचान है वो खोखली ना हो, अफवाह ना बन जाए। और यही डर किसको है? समाज को भी लगता है। समाज के मन में भी यही आशंका होती है। किस बात की आशंका? अपनी असली पहचान खो देने की आशंका कि कहीं मैं ऐसा ना बन जाऊं, मैं अपनी वास्तविकता ना खो दूं। आगे क्या कहते हैं कि हम भी जब हुए भूत, घुग्गू या सियार बने, तो अभी तक यही व्यक्ति जिंदा क्यों? उसकी यह विक्षोभी संपीड़ित आत्मा फिर जीवित क्यों रहती है? तो यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? कवि अपने विचारों की अभिव्यक्ति प्रतीकात्मक रूप से कर रहे हैं। कवि यहाँ पर कहते हैं कि हम भी जब भूत हुए भूत, घुग्गू या सियार। हम यानी मैं स्वयं, जब भूत यानी खोखला हो जाऊंगा भीतर से, मेरी पहचान खो जाएगी। मैं घुग्गू यानी स्वार्थी, और सियार क्या है? अवसरवादी जब बन जाऊंगा। यहाँ आप ये ध्यान में रखें कि प्रतीकात्मक रूप से अपने भावों की अभिव्यक्ति कर रहे हैं। यहाँ पर जो भूत है वो किसका प्रतीक है? खोखलेपन का प्रतीक है। घुग्गू स्वार्थी या मूर्ख का प्रतीक है, और सियार क्या है? चालाकी का या अवसरवादिता का प्रतीक है। तो अभी तक यही व्यक्ति जिंदा क्यों? कि ये व्यक्ति जिंदा कैसे हैं? ये स्वयं कवि का भी सवाल है और समाज को भी आशंका है कि ये जो व्यक्ति है, व्यक्ति यहाँ पर कौन है? कवि है। तो ये कवि अभी तक जिंदा कैसे है? जिंदा क्यों? उसकी वह विक्षोभी से अभिप्राय क्या है? विक्षोभ यानी जो उथल पुथल है। उथल पुथल किसके भीतर जो है? मन में, यानी अंदरूनी जो उथल पुथल है। संपीड़ित, संपीड़ित यानी दबाव या पीड़ा जो है। आत्मा फिर जीवित क्यों रहती है? कि ऐसी आत्मा जो मन के भीतर या भीतर जिसमें उथल पुथल है, जो पूर्णतः दबाव से पीड़ित है,
वो आत्मा भी फिर जीवित कैसे है, अब तक जिंदा क्यों है। यहाँ पर जिंदा होने का अर्थ सिर्फ शारीरिक नहीं है, या जीवित होने का अर्थ सिर्फ शारीरिक नहीं है, बल्कि संवेदनशील, नैतिक और मानवीय रूप से जीवित रहना यहाँ पर जीवित होना है। यानी वो अपने भावों सहित हो, उसके भाव ना मर गए हों, वो व्यक्ति जीवित है जो अपने, जिसके भाव हैं, जिसमें संवेदनशीलता है, जिसमें नैतिकता है और जो मानवीय रूप में जीवित है। तो यहाँ पर प्रश्न है कि जब उस पर इस प्रकार का दबाव बन रहा है, समाज की परिस्थितियां ऐसी है, इन परिस्थितियों में भी वो जीवित कैसे है, जबकि उसके भीतर क्या है, विक्षोभ चल रहा है, उथल पुथल चल रही है, संपीड़ित है, वो संपीड़ित यानी दबाव में गुजर रहा है, उसकी आत्मा पीड़ा से युक्त है, लेकिन फिर भी जीवित क्यों रहती है। यानी वो भाव अभी तक जीवित कैसे हैं, जबकि जैसी जैसी परिस्थितियां आती हैं लोग उनसे समझौता कर लेते हैं, वो अपनी भावनाओं को मार देते हैं, अपने भीतर की आवाज़ को दबा देते हैं। परंतु यहाँ पर जो कवि है वो बेचैन है, दुखी है, लेकिन अभी तक वो टूटा नहीं है, अभी तक उसने अपने भावनाओं को, अभी तक उसने अपनी संवेदनाओं की हत्या नहीं की है। मरकर जब भूत बने, उसकी वह आत्मा पिशाच जब बन जाए तो नाचेंगे साथ साथ सूखे हुए पथरीले झरनों के तीरों पर, सफलता के चंद्र की छाया में अधीर हो। इसीलिए उनका और मेरा यह विरोध चिरंतन है, नित्य है, सनातन है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि जो मरकर भूत बन गए, भूत से अभिप्राय यहाँ पर क्या है, जिसमें संवेदना नहीं है, जो खोखला हो चुका है, जिसकी आत्मा भावों से युक्त नहीं है, उसकी वह आत्मा पिशाच जब बन जाए। तो यहाँ पर पिशाच यानी नैतिकता और करुणा को पूरी तरह से खो दे। जो पिशाच होता है वो क्या है, वो दूसरे की हत्या करना, दूसरे का खून चूसना, ऐसा माना जाता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि उसकी वह आत्मा के जो भाव है वो खत्म हो जाए और वो नैतिकता और करुणा को पूरी तरह से खो दे, यानी वो पिशाच बन जाए। तो नाचेंगे साथ साथ, कहाँ पर, सूखे हुए पथरीले झरनों के तीरों पर, यानी भावनाहीन, बंजर, पथरीले झरने यानी बंजर और कठोर जीवन परिस्थितियों में एक दूसरे के साथ नाचेंगे, सफलता के चंद्र की छाया में अधीर हो। यहाँ सफलता के चंद्र की छाया यानी सफलता की जो छाया चारों तरफ है उसमें अधीर होकर, व्याकुल होकर। यहाँ पर देखिए तो पिशाच क्या है, ये पूरी तरह से अमानवीयता का प्रतीक है। यानी जब मानव अपने भावों का त्याग कर देता है, वो अमानवीयता की स्थिति में पहुंच जाता है, तो उसका प्रतीक क्या है, पिशाच है। सूखे झरनों की जो बात यहाँ कर रही हैं, सूखे और पथरीले झरने, यहाँ पर क्या है, संवेदना और करुणा और साथ साथ रचनात्मकता का समाप्त हो जाना क्या है, यानी संवेदना और करुणा का अभाव। संवेदना और करुणा से रहित जो स्थान है वो क्या है, सूखे और पथरीले झरनों का स्थान है। इसके साथ साथ सफलता के चंद्र की अगर बात करें, चमकदार है, आकर्षक है, ठंडी और उदारता की जो रोशनी है, अधीरता जहाँ है, उधार की जो रोशनी है, क्योंकि वहाँ पर क्या है, अधीर, छाया में अधीर हो यानी व्याकुलता का भाव है। नाचने का मतलब है दिखावा, दिखावटी उल्लास, लेकिन भीतर से जो अपनी रिक्तता है, जो खाली है, जो भाव से रहित है, उसको छिपाने का जो प्रयास है वो क्या है, नाचना है। इसीलिए उसका और मेरा ये विरोध चिरंतन है, नित्य है, सनातन है। यानी ये क्या है, निरंतर है, मेरा और उसका जो विरोध है। ये जो विरोध का भाव है ये किन्हीं दो व्यक्तियों में नहीं है, बल्कि किसमें है, जो दो जीवन दृष्टियों के बीच में है। यानी दो जीवन दृष्टियों के बीच में, क्योंकि दो प्रकार की सोच की विचारधारा यहाँ पर चल रही है। एक वो लोग जो सफलता प्राप्ति के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, और एक वो लोग जो निरंतर प्रयास करते हैं लेकिन अपनी संवेदना का हनन नहीं करते, उसकी हत्या नहीं करते। तो यहाँ पर कहते हैं कि ये जो संघर्ष है ये चिरंतन है, कभी ना समाप्त होने वाला है, नित्य है, प्रतिदिन है, सनातन है, हमेशा से है। कि ये जो सफलता और मुझ जैसे संघर्ष युक्त जो व्यक्ति है, एक तरफ वो जो स्वयं है, जो
दर्द, संघर्ष और बेचैनी के साथ मनुष्य बने रहना चाहता है। और दूसरी तरफ यहाँ पर कौन से लोग हैं? वो लोग हैं जो सफलता के लिए आत्मा को मार देते हैं। तो यहाँ पर कहने का भाव क्या है कि ये संघर्ष आज का संघर्ष नहीं है, ये उनका और मेरा जो ये विरोध है, किसका? जो दो जीवन दृष्टियों के मध्य में जो विरोध है, ये हमेशा से चला आ रहा है और इसी प्रकार ये चलता भी रहेगा। तो यहाँ पर कवि ने अपने भावों की अभिव्यक्ति की है, किसके माध्यम से? इन प्रतीकों के माध्यम से। उनकी उस तथाकथित जीवन सफलता के खपरेलों, छेदों से, खिड़की की दरारों से आती जब किरणें हैं, तो सज्जन वे लोग अचंभित होकर उन दरारों को, छेदों को बंद कर देते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? उनकी उस तथाकथित, यहाँ पर तथाकथित जो सफलता है, जीवन सफलता की बात अगर कर रहे हैं, वो क्या है? दिखावटी जो है, यानी जो खोखली उपलब्धि है, खोखली सफलता, या इसको हम खोखली उपलब्धि भी बोल सकते हैं। उपलब्धि, जो खोखली उपलब्धि है उनकी, किनकी? उन लोगों ने जिन्होंने सफलता प्राप्त कर ली है अपने जीवन की संवेदनाओं के साथ खिलवाड़ करके, उनका हनन करके। तो उनकी जो ये तथाकथित जो प्राप्त की हुई खोखली सफलता है, उस सफलता के खपरेलों, छेदों से, खपरेल यानी उस सफलता की जो अंदरूनी कमजोरियां हैं। खपरेल क्या होता है? जो घास फूस लकड़ियों से बना हुआ एक झोंपड़ा कह सकते हैं, यानी दिखावा है, वो स्थायी नहीं है, स्थायी आश्रय नहीं है, वो कुछ देर का है जो ढह जाएगा समय के साथ। तो उस जो उन्होंने अपने चारों तरफ एक आवरण बना दिया है, खपरेल बना ली है, उसके छेदों से, उसकी खिड़की की दरारों से आती जब किरणें हैं। किरणें यहाँ पर किसका प्रतीक है? किरणें यहाँ पर सत्य का प्रतीक है या नैतिक सवाल का प्रतीक है। जो समाज के द्वारा नैतिक सवाल किए जा रहे हैं, उनका प्रतीक है किरणें। तो सज्जन तो वो सम्मानित लोग, वे सज्जन लोग अचंभित होकर हैरान हो उठते हैं, डर जाते हैं और उन दरारों को, छेदों को बंद कर लेते हैं। दरार यानी सवालों से बचना चाहते हैं, इसीलिए वो चारों तरफ आवरण बना लेना चाहते हैं, या यहाँ पर ये कहें कि आत्म मंथन से वो बचना चाहते हैं, वो आत्म मंथन से भागना चाहते हैं, इसीलिए वो उन छेदों को बंद कर देते हैं। यानी बाहर से आने वाली जो आवाज़ें हैं उनको रोक देना चाहते हैं, उनको अनसुना कर देना चाहते हैं। इसीलिए कि वे किरणें, उनके लेख ही आज कम्युनिज्म है, गुंडागर्दी है, विरोध है, जिसमें छिपी है कहीं मेरी बदमाशी भी, कि इसीलिए वे किरणें, उनके वे लेख ही, यानी उन किरणों को रोक देना चाहते हैं, यानी उन विचारों को, जो प्रश्न है लोगों के द्वारा किए जाने वाले, उन प्रश्नों को वो रोक देना चाहते हैं। और क्या कहते हैं कि ये क्या है? ये कम्युनिज्म है, ये गुंडागर्दी करने वाले लोग हैं, ये विरोध करने वाले लोग हैं। तो इनमें छिपी है कहीं मेरी बदमाशी भी, मुझे भी इसी लिस्ट में डाल दिया गया है, बदमाशों की लिस्ट में डाल दिया गया है, क्योंकि मैं भी इनसे क्या करता हूँ? इनसे प्रश्न करता हूँ। इन सफलता प्राप्ति जो लोग हैं, इनसे प्रश्न करता हूँ। और जब इनके विरुद्ध आवाज़ उठाई जाती है, प्रश्न किए जाते हैं, तो उनको राजनीतिक रूप दे दिया जाता है। कहा जाता है कि ये तो कम्युनिस्ट हैं, इसीलिए राजनीति पर अपने सवाल उठा रहे हैं, ये गुंडागर्दी करने वाले लोग हैं, ये विरोध करने वाले लोग हैं, ये कहकर उनको दबा दिया जाता है। और कहीं ना कहीं स्वयं लेखक कहते हैं, स्वयं कवि कहते हैं कि मेरा भी इस बदमाशी में नाम शामिल है, यानी कवि को इसी प्रकार से संबोधन किया जाता है, उनको भी इसी श्रेणी में रखा जाता है, क्योंकि वो भी जो आवाज़ उठाते हैं वो सत्य पर आधारित आवाज़ है। मैं पुकार कर कहता हूँ, सुनो सुनने वालों, पशुओं के राज्य में बियावान जंगल है, उसमें खड़ा है घोर स्वार्थ का प्रभीमकाय बरगद एक विकराल, उसके विद्रूप शत शाखा व्यूहों निहित पत्तों के घनीभूत जाले हैं। तो यहाँ पर जो कवि हैं वो आवाज़ उठाते हुए कहते हैं कि मैं पुकार कर कहता हूँ। कवि यहाँ पर किसको पुकार रहे हैं? समाज के उन लोगों को पुकार रहे हैं जो सुनने समझने की क्षमता रखते हैं। सुनो सुनने वालों, यानी जो सुनने, सोचने, समझने की क्षमता रखते हैं। पशुओं के राज्य में, पशुओं के राज्य से अभिप्राय क्या है? जहाँ क्रूरता का भाव है,
जहाँ अमानवीयता का भाव है, जहाँ नैतिकता विहीन व्यवस्था है। ऐसे राज्य में जो वियावान जंगल है, वियावान जंगल यानी जो संवेदनाहीन और निर्जीव सामाजिक वातावरण है, जिसमें संवेदना नहीं है, सामाजिक वातावरण कैसा है, वियावान जंगल की तरह जो सामाजिक वातावरण है उसमें खड़ा है घोर स्वार्थ का, यानी स्वार्थ से युक्त एक बड़ा विशाल प्रभीमकाय यानी डरावना बड़ा विशाल बरगद। विकराल से विप्राय क्या है यहाँ पर, डरावना, डरावना प्रभीमकाय यानी विशाल, विशाल बरगद खड़ा है। तो यहाँ पर जो विशाल बरगद है वो किसका प्रतीक है, यहाँ पर विशाल सत्ता का प्रतीक है, एक बड़ी सत्ता का प्रतीक है जो किससे युक्त है, जो पूंजीवाद से युक्त है। वो सत्ता कैसी है, वो पूंजीवादी और स्वार्थी लोगों की सत्ता है। उसके विद्रूप से अभिप्राय यहाँ पर क्या है, जो भयानक शत यानी सैकड़ों शोषण का, ये किसका प्रतीक है, विद्रूप शत शाखा व्यूहों नहीं निहित, यानी ये शोषण के जो जटिल तंत्र है उससे युक्त है। एक बड़ा बरगद है, उसमें जो विशाल शाखाएं निकलती है वो एक दूसरे में उलझी हुई है, क्योंकि वो विशाल बरगद है, वो शाखाएं एक दूसरे में उलझी हुई है। तो ये उलझी हुई जो शाखाएं हैं ये एक व्यू दिखाती है, व्यू यानी चक्रव्यूह के समान है, और उसमें निहित है यानी सम्माहित है एक व्यू यानी चक्रव्यूह जो लोगों को उलझाए हुए है। पत्तों के घनीभूत जाले हैं, जाले हैं। पत्तों के घनीभूत जालों से अभिप्राय क्या है कि चारों तरफ क्या फैला है, झूठ फैला है, भ्रम फैला है, कि चारों तरफ क्या है, झूठ है, भ्रम है। ऐसे जाले हैं जो रोशनी, हवा और जीवन को भीतर जाने ही नहीं देते। बरगद को क्योंकि बहुत विशाल है, उसमें सैकड़ों टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं हैं, शाखाओं की व्यू रचना है। ऐसे में जो जीवन के लिए ज़रूरी है, जो रोशनी है, हवा है, उसको वो भीतर जाने ही नहीं देते, यानी जीवन का संचार वहाँ पर होने ही नहीं देते। तो यहाँ पर कवि क्या कहना चाहते हैं, वो चेतावनी दे रहे हैं। क्या कहते हैं, सुनो सुनने वालों, चेतावनी दे रहे हैं कि हम जिस समाज में जी रहे हैं वहाँ पर क्या है, वहाँ पर स्वार्थ है, वो स्वार्थ से युक्त है। और ये स्वार्थ का भाव इतना ज़्यादा विशाल, इतना ज़्यादा बड़ा हो चुका है कि पूरी मानवीय दुनिया पर उसकी छाया आ गई है, और जिससे क्या है, चारों ओर अंधेरा छा गया है। एक बहुत बड़ा जब पेड़ बहुत विशाल हो जाता है, उसके नीचे जो छोटे छोटे पौधे होते हैं वो नहीं पनप पाते। क्यों नहीं पनप पाते, क्योंकि उस विशाल पेड़ के नीचे ना हवा पहुंच पाती है, ना रोशनी पहुंच पाती है, ना वहाँ उनको उनके जीवित रहने के लिए वास्तविक जो वातावरण की आवश्यकता है वो नहीं मिल पाता। तो यहाँ पर भी कवि इसी प्रकार की एक पूंजीवादी व्यवस्था की बात कर रहे हैं जो विशाल बरगद के रूप में है, प्रतीकात्मकता ली गई है, विशाल बरगद के रूप में है, और उसने पूरे समाज को ढक लिया है। वहाँ पर समाज के लिए, व्यक्ति के जीवन के लिए जो ज़रूरी आवश्यक चीज़ें हैं वो उसे नहीं मिल पाती, यानी वो वहाँ पर विकास नहीं कर पाता। तले में अंधेरा है घनघोर, उस वृक्ष के नीचे, वट वृक्ष के तले में अंधेरा है, घनघोर अंधेरा है। वृक्ष के तने से चिपट बैठा है, खड़ा है कोई पिशाच, एक जबरदस्त मरी हुई आत्मा का। वह तो रखवाला है घुग्गू के, सियारों के, कुत्तों के स्वार्थों का। कि वो पिशाच क्या है, रखवाला है, किसका, जो यहाँ पर प्रतीकात्मकता ली गई है उन सब का। तो यहाँ पर कवि क्या कहते हैं कि उस व्यवस्था के नीचे अंधेरा है, अंधकार है। वृक्ष का है, क्या है, यहाँ व्यवस्था का प्रतीक है, व्यवस्था जो पूंजीवादी व्यवस्था है, और उसके तने से चिपटा बैठा है कोई। कौन बैठा है, पिशाच। पिशाच यहाँ किसका प्रतीक है, ये सत्ता का प्रतीक है, या कह सकते हैं कि वह व्यक्ति जिसने अपनी आत्मा मार दी है और सत्ता पर विराजमान हो गया है, क्योंकि उसकी आत्मा क्या है, मरी हुई आत्मा है, और वो रखवाला है, वो इस पूंजीवादी व्यवस्था का रखवाला है। साथ ही साथ घुग्गू के, सियारों के, घुग्गू यानी जो मूर्ख है, जो खुद कुछ नहीं सोचते, केवल उसका अनुयायी है, केवल उसकी पालना करने वाला मूर्ख है। सियार यानी जो चालाक और अवसरवादी है। इसके साथ साथ
कुत्तों के स्वार्थों का, कुत्ता यानी जो क्रूर है, क्रूर और आज्ञाकारी ताकतें हैं, उनका रखवाले से अभिप्राय क्या है? संरक्षक बनकर शोषण करने वाली सत्ता को जो और ज्यादा पल्वित कर रहा है, उसे और ज्यादा बढ़ावा दे रहा है। तो यहाँ पर जो रखवाला है वो कौन है? वो संरक्षक है। संरक्षक किसका संरक्षक है? शोषण करने वाली सत्ता का संरक्षक है। तो कवि यहाँ पर कहना चाहते हैं कि व्यवस्था यूं ही नहीं चलती, इसके पीछे मरी हुई आत्माओं वाली सत्ता, स्वार्थी अमानवीय समूह का जो हाथ है, वो सहयोग है, वो बना रहता है, इसी से सत्ता चलती है। और उस जंगल में बरगद के महाभीम भयानक शरीर पर खिली हुई फैली है पूनों की चांदनी, सफलता की, भद्रता की, श्रेय प्रेय सत्यम शिवम संस्कृति की खिलखिलाती चांदनी। अगर कहीं तुम पहुंच ही वहां गए। तो कवि यहाँ कहते हैं कि उस जंगल में, जंगल कौन सा है? जो पूंजीवादी व्यवस्था है, और एक जो बरगद के महाभीम यानी बहुत बड़े भयानक शरीर पर क्या खिली है? सफलता की चांदनी। पूनों की यानी पूर्णिमा की चांदनी, अर्थात सफलता की चांदनी है, भद्रता की चांदनी है, श्रेय प्रेय सत्यम शिवम और संस्कृति की चांदनी है। यानी कहने का भाव क्या है? जो व्यवस्था है वो भीतर से स्वार्थ से भरी हुई है, अंधेरा और पिशाचों से भरी है, लेकिन बाहर से वो कैसी लगती है? बाहर से वो संस्कृति से युक्त लगती है, नैतिकता और आदर्शों से युक्त लगती है, लेकिन वो सब क्या है? पूर्णिमा की चांदनी है। यानी वो केवल क्या है? एक बनावटी चमक है, बनावटी चमक है जो ओढ़ रखी है पूंजीवादियों ने। यह रोशनी भयानक सच को ढक देना चाहती है, लेकिन कहते हैं कि अगर कहीं सचमुच तुम पहुंच ही वहां गए, अगर तुम, ये पंक्ति क्या कहती है कि अगर तुम सचमुच वहां पहुंच गए, पाठक को चेतावनी देते हुए पंक्ति कहती है कि अगर तुम वहां पहुंच गए तो इस चमक दमक से प्रभावित होकर तुम सावधान रहना, क्योंकि यह चांदनी रोशनी से युक्त चांदनी नहीं है, बल्कि अंधकार को यानी अव्यवस्था को, अंधकार अंधेरा या क्या, इससे किसका अभिप्राय है? अव्यवस्था का अभिप्राय है, यानी ये अव्यवस्था को ढकने का आवरण है। तो यहाँ पर कवि क्या संदेश देना चाहते हैं कि हमारे चारों ओर जो व्यवस्थाएं हैं बहुत ही खतरनाक है, हिंसा से युक्त है, लेकिन इनको ढकने के लिए सफलता, संस्कृति और भद्र भाषा का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। आगे कहते हैं, तो घुग्गू बन जाओगे, आदमी कभी भी फिर कहीं भी न मिलेगा तुम्हें, पशुओं के राज्य में जो पूनों की चांदनी है, नहीं वह तुम्हारे लिए नहीं, वह हमारे लिए है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि आगे कवि चेतावनी दे रहे हैं कि यदि इस जंगल में उस भयानक बरगद की पूर्णमासी चांदनी से तुम मोहित हो गए तो क्या हो जाओगे? घुग्गू बन जाओगे, मूर्ख बन जाओगे, विवेक बुद्धि समाप्त हो जाएगी, यानी मनुष्यता का जो भाव है वो समाप्त हो जाएगा, और तुम अपनी सोचने समझने की क्षमता जो है वो खो दोगे। तब आदमी कभी भी फिर कहीं भी न मिलेगा तुम्हें। आदमी से अभिप्राय क्या है? एक संवेदनशील, प्रश्न करने वाला, न्याय और अन्याय में भेद करने वाला, न्याय और अन्याय को समझने वाला तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। पशुओं के राज्य में, चारों तरफ जो पशुओं का राज्य है, जिसमें सफलता, भद्रता, संस्कृति, बड़े बड़े आदर्शों के नाम पर सब ठगा जा रहा है, सब दिखावा हो रहा है। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि चारों ओर फैली हुई जो सफलता की दिखावटी चांदनी है वो तुम्हारे लिए नहीं है, वो उस व्यक्ति को घुग्गू, सियार या पिशाच बनाने के लिए है जो मनुष्य नहीं रहा, मनुष्य को मनुष्य बनाए रखने के लिए नहीं है, बल्कि ये जो सफलता की चांदनी है ये उसे घुग्गू, सियार और पिशाच बनाने के लिए है, यानी मूर्ख बनाने के लिए है। लेकिन यहाँ पर कवि कहते हैं कि तुम्हारे लिए नहीं, तुम में कौन सा भाव है? तुम में मनुष्यता का भाव है, इसीलिए ये चांदनी तुम्हारे लिए नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये प्रतीकात्मक रूप से जो लिखी गई इनकी कविता है, जिसमें मूल भाव क्या है कि वर्तमान व्यवस्था के प्रति तुम जागरूक रहो, सचेत रहो, तुम सफलता प्राप्ति के लिए
अगर इस व्यवस्था के साथ चल पड़ोगे तो अपने अस्तित्व को खो दोगे। अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए तुम उन घुग्गू, सियार, इस तरह के भावों से युक्त मन को नहीं अपने साथ लेकर चलना, यानी इन भावों को नहीं अपनाना, इसके लिए चाहे तुम्हें सफलता का त्याग ही क्यों ना करना पड़े। तो इस प्रकार जो कवि है अपने भावों को इस कविता के माध्यम से उजागर करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें।